Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So our next topic for electrotherapy series is strength duration curve. So let's begin. सबसे पहले है इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व क्या होती है? ऐसी कर्व जो हमें बताती है किसी भी इम्पल्स की स्ट्रेंथ, ताकि मसल जो है उसमें कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस हो सके। उस कर्व को हम कहेंगे स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व। और इस इम्पल्स का जो ड्यूरेशन है वो वेरी करता है। कोई एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन है तो हम डिफरेंट ड्यूरेशंस के इम्पल्स जो हैं वो यूज़ करते हैं ताकि मसल जो है उसमें कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस कर सकें। सबसे सेटिस्फैक्टरी मेथड है आजकल के टाइम पे, ताकि हम रूटीन टेस्टिंग कर सकें इलेक्ट्रिकल रिएक्शंस की, किस जगह पे पेरिफेरल नर्व की जो लीजन्स हुई हैं उसकी इलेक्ट्रिकल रिएक्शंस जो हैं चेक करने के लिए सबसे सेटिस्फैक्टरी मेथड जो आजकल यूज़ होता है। इसका एडवांटेज ये है कि सिंपल मेथड है, रिलायबल मेथड है, हमें बता देता है कितने प्रोपोर्शन का डिनर्वेशन हुआ है और जो भी चेंजेस हो रहे हैं कंडीशन में उसका भी पता लगा सकते हैं सीरीज़ ऑफ टेस्ट के थ्रू। इसका डिसएडवांटेज ये है कि लार्ज मसल जो होते हैं उनका सिर्फ एक प्रोपोर्शन ऑफ फाइबर जो है वो रिस्पॉन्ड करता है, इसलिए फुल पिक्चर जो है वो क्लियरली हमें नज़र नहीं आती। उसके अलावा एक और डिसएडवांटेज ये है कि नर्व में जिस जगह पे लियन हुई है उसकी साइड का भी हमें नहीं बताता है। तो ये दो इसके डिसएडवांटेजेस हैं। ये एक उन्होंने नॉर्मल कर्व जो है दिखाई हुई है। ये पिक्चर मैंने आपकी इलेक्ट्रोथेरेपी क्लेटन की बुक से जो है वो कॉपी पेस्ट की है। ये नॉर्मली इनर्वेटेड मसल जो है उसकी उन्होंने ड्यूरेशन स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व जो है वो दिखाई हुई है। करंट वर्सेस ड्यूरेशन जो यूज़ हुआ है वो 0.01, 0.03, 0.1, 0.31, 3, 10, 30 एंड 100 मिली सेकेंड। नेक्स्ट है अपरेटस की बात करें तो इसमें जो भी अपरेटस हम यूज़ करते हैं जिससे हमें स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व मिलती है वो क्या करता है, वो हमें रेक्टेंगुलर इम्पल्स देता है जिसकी डिफरेंट ड्यूरेशंस होती हैं। अब इसमें फॉर्म इम्पल्स की और ड्यूरेशन एक्यूरेट होना चाहिए, इसलिए ज़रूरी है कि हम ऐसा स्टिमुलेटर यूज़ करें अपने अपरेटस में जो स्पेशली डिज़ाइन किया गया मसल की टेस्टिंग के लिए। ऑपरेटर्स को हमने रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर चेक करना है ताकि इस चीज़ का इंश्योरिटी हमें मिल सके कि सही से काम कर रहा है हमारा ऑपरेटर्स। अब किस ड्यूरेशन की इम्पल्सेस रिक्वायर होती हैं? 0.01, 0.03, 1, 3, 10, 30 एंड 100 मिली सेकेंड्स। स्टिमुलेटर किस टाइप का यूज़ कर सकते हैं? कांस्टेंट करंट या कांस्टेंट वोल्टेज टाइप स्टिमुलेटर हम यूज़ कर सकते हैं। अब जो रीसेंट वर्क या स्टडी हुई है उसमें इन्होंने हमें बताया है कि जो पास्ट के रिज़ल्ट हमें मिले थे उसमें जो डिफरेंस आ रहा था उसको अब रीसेंट वर्क ने जो है ओवर एस्टिमेट कर दिया है। रीसेंट वर्क क्या कहता है, जो कांस्टेंट करंट टाइप स्टिमुलेटर है ये ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है, जबकि कांस्टेंट वोल्टेज स्टिमुलेटर जो है वो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है पेशेंट के लिए। अब दोनों टाइप के स्टिमुलेटर जो हैं उसका डिस्कम्फर्ट हम कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं? हम ऐसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं कि स्किन की रेजिस्टेंस जितनी ज़्यादा लो हो सकती है हमने वो रखनी है ताकि डिस्कम्फर्ट दोनों टाइप ऑफ स्टिमुलेटर में हमें ना मिले। अब मेथड क्या है? करंट अप्लाई करने से पहले हमने क्या करना है, हमने स्किन रेजिस्टेंस कम करनी। कैसे कम करेंगे? जो हमारा टारगेट एरिया उसको वॉश करेंगे, उसको गर्म पानी जो उसमें सोक करेंगे और कोई भी अब्रेजन है या स्किन में ब्रेक उसको प्रोटेक्ट करेंगे पेट्रोलियम जेली लगा के। पेशेंट जो है वार्म होना चाहिए, फुली सपोर्टेड होना चाहिए, गुड लाइट होनी चाहिए। 2 तरह के इलेक्ट्रोड्स यूज़ करेंगे, एक होगा इंडिफरेंट इलेक्ट्रोड, एक होगा एक्टिव इलेक्ट्रोड। इंडिफरेंट इलेक्ट्रोड जो है वो हम किसी कन्वीनियंट एरिया के ऊपर अप्लाई करेंगे ताकि हमारा सर्किट पूरा हो जाए। वो एरिया कौन सा होता है जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं? वो होती है मिड लाइन ऑफ बॉडी या फिर मसल ग्रुप के रीजन के ऊपर। जो एक्टिव इलेक्ट्रोड है वो हमने मसल के फ्लैशी पार्ट के ऊपर रखना है, या फिर ऑल्टरनेटिवली हम 2 स्मॉल इलेक्ट्रोड यूज़ कर सकते हैं और दोनों इलेक्ट्रोड जो है मसल की हर बेली के ऊपर रख देंगे, ईच एंड मसल बेली की ईच एंड के ऊपर रख देंगे। दोनों केसेस में एक्टिव इलेक्ट्रोड जो है वो स्मॉल होना चाहिए ताकि मसल जो है उसको हम एक दूसरे से आइसोलेट कर सकें। करंट जो है वो हमने कैसे अप्लाई करना? सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन की इम्पल्स यूज़ करनी है और उसको इंक्रीज़ कर देंगे जब तक हमें मिनिमम कॉन्ट्रैक्शन जो ऑब्जर्व नहीं होती। अब ये जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है इसको हम विजुअली भी देख सकते हैं या पैल्पेट कर सकते हैं। कैसे पैल्पेट करेंगे? वो जो टेंडन है उसके ऊपर पैल्पेशन से जो है हम इसको असेस कर लेंगे करंट को और उसकी कॉन्ट्रैक्शन को।
अब जो मैग्नीट्यूड है करंट का वो हमने नोट कर लेना है। उसके बाद प्रोसीजर को रिपीट करना है डिफरेंट लेंथ ऑफ स्टिमुलस के लिए। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज़ करना है जितना अकॉर्डिंग टू स्टिमुलस जो है चाहिए हो। स्टैंड ड्यूरेशन कर्व जो है जो भी टेस्ट के रिजल्ट हैं फिर उससे हम प्लॉट करेंगे। एक चीज़ का ख्याल रखना है, हम चाहते हैं कि हमें जो है वो मिनिमम कॉन्टेक्शन मिले। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो हमारा एक्टिव इलेक्ट्रोड है स्टार्टिंग पॉइंट पे जहाँ हमने रखा था वही पॉइंट जो उसी पोजीशन में हमने थ्रू आउट द टेस्ट रखना है ताकि हमें एक्यूरेट और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट जो हैं वो मिल सके। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है स्टैंड ड्यूरेशन कर्व के, हमें 3 तरह के कैरेक्टरिस्टिक मिल सकते हैं, नॉर्मली इनर्वेटेड, कंप्लीट इनर्वेशन, पार्शियल इनर्वेशन। वन बाय वन को देखते हैं। सबसे पहले जो है इस डायग्राम की तरफ देखें, ये है स्टैंड ड्यूरेशन कर्व ऑफ नॉर्मली इनर्वेटेड मसल। अब ये जो हमें कर्व मिल रही ये है नॉर्मली इनर्वेटेड मसल की कर्व कुछ इस तरह की होगी। ठीक हो गया। अब वापस थ्योरी की तरफ चलते हैं। नॉर्मल इनर्वेशन, जब सारे नर्व फाइबर जो मसल को सप्लाई करें इंटैक्ट होगी तो स्टैंड ड्यूरेशन कर्व जो है उसकी शेप होगी नॉर्मली इनर्वेटेड मसल्स की कुछ इस तरह की। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कर्व जो है इस शेप की क्यों होगी, क्योंकि जो स्टिमुलस हम अप्लाई कर रहे हैं वो सेम स्ट्रेंथ का हमने अप्लाई करना है सारी इम्पल्सेस के साथ ताकि हमें रिस्पॉन्स मिल सके। अब वो पॉइंट जिस पे कर्व जो है वो राइज होना शुरू होगी वो वेरिएबल हो सकता है। अब डायग्राम की तरफ आए, ये थी नॉर्मल। अब यहाँ ये वाला पॉइंट जो है कर्व राइज हो रही है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, किसी भी पॉइंट पे जो है वो कर्व राइज हो सकती है। ये उन्होंने बात की है कि वो पॉइंट जिस पे कर्व जो है राइज होना शुरू हो सकती है वो वेरिएबल होता है लेकिन यूजली राउंड होता है 1 मिलीसेकंड के। किस टाइप ऑफ स्टिमुलेटर में, कांस्टेंट करंट स्टिमुलेटर में। और ये कर्व राइज होती है 0.1 मिलीसेकंड एंड 0.1 मिलीसेकंड विथ कांस्टेंट वोल्टेज स्टिमुलेटर। ये नॉर्मल कर्व थी और यहाँ जो है वो राइज होना शुरू हो गई है। ये पॉइंट जो है इसकी राइजिंग का ये वेरिएबल होता है, ये बात उन्होंने बोली है। फिर है जी कंप्लीट इनर्वेशन। अब कंप्लीट इनर्वेशन में सारे फाइबर जो हैं वो डिजनरेट हो गए हैं, स्ट्रेंथ जो है उसकी शेप भी कंप्लीट इनर्वेशन की होगी। अब ऐसे इम्पल्सेस जिनका ड्यूरेशन 100 मिलीसेकंड या कम है, स्ट्रेंथ जो है हमने इंक्रीज़ करनी है स्टिमुलस की हर दफ़ा जब टाइम रिड्यूस होगा। कोई भी रिस्पॉन्स ऑब्टेन नहीं होगा शॉर्ट ड्यूरेशन के इम्पल्स के लिए। क्यों? क्योंकि मसल जो हैं ऑलरेडी जो हैं वो डिनर्वेटेड हैं, सप्लाई उनकी डिजनरेट हो गई है, तो हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस चाहिए होगा उनसे क्या करने के लिए, कॉन्ट्रैक्शन लेने के लिए। तो कर्व जो है राइज करेगी स्टीपली और फर्दर राइट पे चली जाएगी देन डैट ऑफ नॉर्मल मसल। ये देख रहे हैं कर्व जो है इस तरह स्टीपली चली गई है, जबकि जो हमारे थे नॉर्मल मसल उसकी कर्व कुछ इस तरह थी, उसमें राइज आया है तो कुछ इस तरह से राइज आया है। और ये है कंप्लीटली इनर्वेटेड मसल्स। फिर है पार्शियल इनर्वेशन। अब इसमें क्या होगा, कुछ नर्व फाइबर जो मसल को सप्लाई कर रहे हो वो डिजनरेट हुए होंगे, दूसरे इंटैक्ट होंगे, तो कर्व जो है वो हमें बताएगी कि वहाँ पार्शियल इनर्वेशन हुई है। अब ऐसे इम्पल्सेस जिनका लॉन्ग ड्यूरेशन है वो स्टिमुलेट कर सकती है इनर्वेटेड और डिनर्वेटेड दोनों मसल फाइबर को, कॉन्ट्रैक्शन ऑब्टेन की जा सकती है ऐसे स्टिमुलस के साथ भी जिसकी इंटेंसिटी कम हो। लेकिन परसेप्टेबल अच्छी कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या होगा, स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस चाहिए होगा। कर्व जो है डिनर्वेटेड मसल की तरह ही राइज करेगी। ऐसा इम्पल्स जिसकी ड्यूरेशन शॉर्ट है, इनर्वेटेड मसल जो हैं वो वीक स्टिमुलस पे रिस्पॉन्ड कर देंगे क्योंकि वो बिल्कुल ठीक है एज़ कम्पेयर टू डिनर्वेटेड। क्यों? क्योंकि उनकी नर्व सप्लाई जो है वो डिजनरेटेड है, तो हमें स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस चाहिए होगा ताकि हम कॉन्ट्रैक्शन जो हैं वो देख सकें। अब इसमें उन्होंने ये बात की है जो राइट हैंड साइड ऑफ कर्व है वो रिसेंबल करती है डिनर्वेटेड मसल्स की, ये, और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो रिजेंबल करती है इनर्वेटेड मसल की, और एक किंक मिलता है जहाँ दोनों सेक्शन मीट करते हैं। अब दोनों सेक्शन जो हैं यहाँ मीट कर रहे हैं, ये वाला ये पॉइंट जो है ये इसका किंक कहेंगे। अब शेप ऑफ कर्व इंडिकेट करेगी कि कितनी डिनर्वेशन हुई है। अगर लार्ज नंबर ऑफ फाइबर
डिनर्वेट होंगे तो कर्व जो है वो स्टीपली जाएगी, सीधा सीधा जाएगी, और ग्रेटर पार्ट इसका रिजेंबल करेगा डिनर्वेशन को। लेकिन अगर मेजॉरिटी फाइबर इनर्वेटेड है तो कर्व लोअर होगी, फ्लैटर होगी, और उसमें क्लोज रिजेंबलेंस आएगी फुल इनर्वेशन से। अर्ली साइन ऑफ रिस्ट्रेशन ये होता है कि जो स्ट्रैंड ड्यूरेशन की कर्व है उसमें चेंजेस आते हैं। किंग जो है वहाँ पेयर होता है जहाँ दोनों कर्व जो है मीट करती हैं, और वहाँ री इनर्वेशन को इंडिकेट करती है, वहाँ री इनर्वेशन प्रोग्रेस में हो रही होती है, कर्व जो है वो डाउन और लेफ्ट चली जाएगी जैसे इसमें है, ठीक है। और प्रोग्रेसिव डिनर्वेशन हुई है, ये कैसे इंडिकेट होगा कि वहाँ जो है किंक मिल जाएगा, स्लोप इंक्रीज हो जाएगा और कर्व जो है वो राइट को मूव कर जाएगी। ये इन्होंने इंडिकेट की हुई है पार्शियल डिनर्वेटेड मसल्स की। सी डिफरेंट ड्यूरेशन के इम्पल्सिस हैं और उन इम्पल्सिस पे जो है इस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है। ये स्ट्रैंड ड्यूरेशन कर्व जो है बताई हुई है अबडक्टर डिटरमिनी की इन रिकवरिंग अल्ला नर्वलियन। That's it. Thank you so much.